नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीपॉड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं। ये चल रही है हमारी इंडियन पॉलिटी संपूर्ण सीरीज, और जिसमें यहाँ पे हम एनसीईआरटी से लक्ष्मीकांत तक सभी पूरी की पूरी जितनी बुक्स हैं हमारी, उसे हम कवर कर रहे हैं, और वो भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में। और साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें समझने हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझते हुए चल रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है एक टॉपिक वाइज प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। और ये सीरीज जो है आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतनी ही यूजफुल है। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं। जो हम कर रहे थे पिछले सेशन में वो था हमारा क्या, हम प्रियम्बल के ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर मॉक कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हमने पूरे टॉपिक को समझ लिया था और उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा है जो आपका टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ये आपको बताना है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, या ऑल ऑफ द अबव। दिए गए में से कौन से टूल्स हैं आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, ये आपको बताना है। चलिए, तो अगर हम देखें तो क्या टूल होंगे यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझते हैं कैसे। देखिए, तो हमने यहाँ पे पहले समझा था कि डेमोक्रेसी जो होती है वो दो तरीके से हम उसे बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक बांट सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो टाइप की डेमोक्रेसी होती है जहां पे जो पब्लिक होती है वो डिसीजन मेकिंग में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है, जो पब्लिक होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उसके लिए क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसे यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे हमने समझा कि डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी होती है इसके पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मेन चार औजार जो है वो इस तरीके से हैं। देखिए, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हम अगर टूल देखें तो पहला तो अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल देखते हैं तो सबसे पहला आता है यहाँ पे, आपका आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम, तो रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जहां पे इसे हिंदी में कहते हैं परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य, रेफरेंडम का मतलब होता है यहाँ पे कि सरकार क्या करती है, अगर कोई भी कानून लेके आना है तो पहले वो कानून पब्लिक को रेफर किया जाता है, और पब्लिक क्या करती है उसके ऊपर यहाँ पे सोच विचार करके अपना क्या करती है, मत देती है। यानी इलेक्शन होता है इसके ऊपर, और जब ये मत देती है तो उसके बाद यहाँ पे अगर ये पास कर दिया तो ये यहाँ पे पास हो जाएगा, और अगर पास नहीं किया तो ये फेल हो जाएगा। तो वो कानून आएगा नहीं आएगा ये लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेफरेंडम। दूसरा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, जिसे हम कहते हैं पहल। हिंदी में क्या कहते हैं, पहल। और इस पहल के अंतर्गत अगर सरकार यहाँ पे कोई कानून लेके आना चाहती है, ठीक है, और ये जो कानून लेके आना चाहती है सरकार, नहीं, यहाँ पे पब्लिक कोई कानून लेके आना चाहती है, तो वो जाएगी सरकार के पास, कहेगी हम ऐसा कानून लेके आना चाहते हैं, आप इसके ऊपर मत कराइए। तो अगर मत से पास हो गया तो पास हो गया, ये कानून बन जाएगा, नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशिएटिव कहती है यानी पब्लिक अपने मन से क्या कर सकती है, कोई भी कानून बनवा सकती है। इसे कहते हैं इनिशिएटिव यानी पहल। तीसरा आता है यहाँ पे रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव के बाद यहाँ पे आता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है आपका कि रिकॉल, वापिस आप किसी को बुला रहे हैं ना, आप वापिस किसी को बुला रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉल कहते हैं। तो यहाँ पे रिकॉल का मतलब है कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर को, ऑफिशियल को वापिस उसके पद से हटाने की बात कर रहे हैं, उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले। जैसे क्या आप भारत में
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। आपको क्या करना होगा? चुनावों तक का वेट करना होगा। बट यहाँ पे रिकॉल में ऐसा नहीं है। रिकॉल में पब्लिक हटाना चाहती है तो पब्लिक चाहेगी कि हमें इस ऑफिशियल को हटाना है, इसके ऊपर वोटिंग होगी, अगर पास तो पास, नहीं तो बच गया बंदा। लास्ट में बात करते हैं, चौथा जो है वो आता है आपका रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल, और उसके बाद लास्ट में आता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, तो प्लेबिसाइट को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, ठीक है, प्रत्यावर्तन। तो प्रत्यावर्तन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑफिशियल्स क्या सोचते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल्स के दिमाग में ये चलता है, ऑफिशियल्स के दिमाग में नहीं, यहाँ पे है ये सब कुछ रेफरेंडम जैसा ही। प्लेबिसाइट सेम रेफरेंडम जैसा ही होता है। नहीं, इसे प्रत्यावर्तन नहीं कहते, सॉरी, इसे कहते हैं, रिकॉल को आप प्रत्यावर्तन कहते हैं, प्रत्यावर्तन। इसे जो प्लेबिसाइट है इसे हम कहते हैं जनमत संग्रह। जो आप वर्ड सुनते हैं जनमत संग्रह, इसे हम कहते हैं प्लेबिसाइट। अब ये जो जनमत संग्रह है ये एकदम सेम होता है परिप्रेक्षा जैसा ही, रेफरेंडम जैसा ही, यानी प्लेबिसाइट रेफरेंडम जैसा ही होता है, बस एक फर्क होता है, ये किसी सीमा विवाद से संबंधित होता है। किसी भी सीमा विवाद के निपटारे के लिए जो वोटिंग कराई जाए उसे हम कहते हैं प्लेबिसाइट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिए गए में से डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन से टूल हैं? तो ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल। चलिए, तो ये अब हमने समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है और आपसे यहाँ पे प्लेबिसाइट के बारे में ही पूछ रहा है। तो अब वहां पे आपको बताना है, अब यहाँ पे आपको बताना है प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह क्या होता है ये आपको बताना है। क्या होता है जनमत संग्रह? तो जनमत संग्रह क्या होता है ये आपको बताना है। देखें, तो यहाँ पे क्या है, ये मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन, ठीक है, इंडियाज ऑफ द पीपल ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए। तो जब भी आपको यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी सीमा संबंधित कोई विवाद का निपटारा लोगों द्वारा, जनमत के द्वारा यहाँ पे कराने की बात हो, सीमा संबंधित जब भी विवाद देखने को मिले तो समझ लीजिएगा ये बात हो रही है इसकी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात हो रही है, तो ये आपका प्लेबिसाइट ही होगा। क्या होगा? प्लेबिसाइट ही होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से आप रखेंगे ध्यान। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स। द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल इंडिकेट्स। तो यहाँ पे हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो एक शब्द दिया गया है गणतंत्र, ये किस शब्द की तरफ अंकित करता है ये आपको बताना है। गणतंत्र शब्द जो है ये किस शब्द की तरफ अंकित करता है, किस चीज की तरफ अंकित करता है? इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड indirectly for a fixed period of 5 years. Vesting of political sovereignty in the hand of people, the absence of any privileged class, या all of the above. चलिए, तो यहाँ पे शब्द जो है रिपब्लिक शब्द जो है प्रस्तावना में, ये किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो रिपब्लिक का जो हम सिंपल सा मतलब समझते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड नॉमिनेट होगा, मतलब क्या नहीं होगा, वंशागुत नहीं होगा, तो वो वहां पे सही नहीं है। सही यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे सही है रिपब्लिक के हिसाब से। नेक्स्ट कह रहा है, द टर्म जस्टिस इन प्रियम्बल डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारा जस्टिस यानी न्याय शब्द है प्रस्तावना के अंदर, वो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात नहीं करता है ये आपको बताना है। सोशल, डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, किस चीज के बारे में
हमारा जो यहाँ पे क्या नाम है प्रस्तावना जो है उसमें दिया गया जो जस्टिस शब्द है वो किसके बारे में बात नहीं करता है, ये आपको बताना है। सोशल, डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, किस जस्टिस की बात नहीं है हमारी प्रस्तावना में, आमतौर पे हमें ये बताना है। तो हम देखेंगे हमारी प्रस्तावना में जो जस्टिस शब्द की बात है वो 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशो, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 जस्टिस की बात है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जस्टिस की बात यहाँ पे हमारी प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो जस्टिस का आइडिया है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल का, ये किस किस जगह से लिया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या नहीं। तो जस्टिस का जो आइडिया है इसे कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। जस्टिस का आइडिया कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। तो जस्टिस का आइडिया कहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट 4 जो है हमारे संविधान का, भाग 4 वो कहां से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आज दोस्तों हमारा जो ये मॉक चल रहा है प्रेम्बल का, जिसपे हमने पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, उसमें आज यहीं पे सेशन में खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी तरीके से इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।